नमस्कार दोस्तों, टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल में आपका स्वागत है। जो शंभू बॉर्डर पे किसान संघर्ष चल रहा है उसके 15-16 दिन होने आए हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में कोई सहमति नहीं बनी है। इस बीच अलग अलग फैक्शंस के बीच में बातचीत जो है वो लगातार जारी है। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए है आज हमारे साथ विजू कृष्णन ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। विजू सर, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम किसानों की मांगों को देखते हैं तो एक बड़ा मांग जो है उसमें कर्जे से मुक्ति का है ना। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमें वन टाइम लोन वेवर दीजिए, हमें एक टाइम की जो है कर्जे से मुक्ति दीजिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हैं, चाहे वो NBFCs हैं। अब ऐसे में जो मिडिल क्लास के बीच में एक सवाल है वो ये है कि UPA गवर्नमेंट ने आपको 70,000 करोड़ का लोन वेवर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया है, लेकिन किसान तो कर्जे से बाहर आए नहीं हैं। तो क्या गारंटी है कि वो जो है एक बार लोन वेवर मिल भी जाता है तो वो दोबारा कर्जे में नहीं जाएंगे? सबसे पहले ये किसान कर्ज में क्यों डूब रहे हैं ये समझने का ज़रूरत है। अलग अलग सरकारें जो है, पहले UPA भी रहा है, अभी पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है। तो वादा ये था कि किसानों को लाभकारी दाम दिया जाएगा फसलों के लिए, और मोदी जी का चुनावी सबसे बड़ा वादा था कि स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। एक तो उत्पादन के खर्च बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो पहले सरकारी नियंत्रण थे, चाहे बीज, खाद, कीटनाशक, ये सब के दाम सरकार नियंत्रण करती थी, आज के दिन सब डीरेगुलेट किया गया। तो बड़े कॉरपोरेट कंपनियां जो है उनका सिर्फ मुनाफा से वो और कुछ सोच, किसानों का हित का सोच उनका नहीं है, वो मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो निर्णय करते हैं दाम। तो उत्पादन का खर्च बढ़ रही है और किसान का फसल के लिए सही दाम नहीं मिल रहा है। इससे बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। ये जो C2+50 का मांग हम लोग की है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए है, और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान को नहीं मिल रहा है। एक सच्चाई पूरा देश को समझने का ज़रूरत है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार हो या इससे पहले के सरकार भी है, 23 फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है, ऐसा नहीं कि 23 के 23 फसल का खरीद होता है, सरकारी खरीद होता है। सिर्फ धान और गेहूँ और कुछ जगहों पर दलहन और तिलहन का कुछ खरीद होता है, कपास, कॉटन का भी हो बस यही है सरकारी खरीद। तो इसमें किसान का जो लागत खर्च है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है उस तरीके का स्थिति। मैं अगर एक उदाहरण दूं आपको धान का, आंध्र प्रदेश में जो उत्पादन का खर्च है, C2 उत्पादन का खर्च, उस हिसाब से C2+50 हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो नहीं मिलने के चलते वहाँ पे 1 हेक्टेयर में एक किसान को कम से कम 62,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके का जो नुकसान है, किसान का खर्च तो है पर फसलों का दाम नहीं मिल रहा, जायज़ बात है, वो फिर कर्ज में डूबेंगे। तो ये मांग जो है उठती है बार बार, वो ज़रूर बार बार उठेगी, क्योंकि ये जो नीतिगत जो संकट है, आज का कृषि संकट जो है, वो इन नीतियों के चलते है, ये हमारा मानना है। नहीं, इसमें फिर वही सवाल, अगर आपके हम इस आंकड़े को भी ले लें कि 62,000 प्रति हेक्टेयर का आपका मान लीजिए खर्चा है ना। भारत में खर्चा नहीं, ये नुकसान है। नुकसान है। अगर हम मान भी लेते हैं कि लेट्स से भारत में एवरेज जो खेती है वो 1.02 हेक्टेयर के लगभग की है, अगर ये नुकसान मिला भी देते हैं तो भी तो मैं ये कहूँ कि एक एवरेज जो परिवार है उसके हेल्थ के खर्चे की, एजुकेशन के खर्चे की, या फिर उनकी दूसरे जो खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे, उसकी तो भरपाई होगी नहीं। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो सभी खर्च भी है, वो सभी खर्च में भी किसान को और आम जनता को भी, किसान का ही नहीं, जो आज स्वास्थ्य सेवाएं है या शिक्षण संस्थाओं का जो निजीकरण है, वो खर्च भी है। उसके लिए भी कर्ज जो लेते हैं, अगर किसान को सही दाम मिलता है तो ये सब खर्च के लिए अलग से कर्ज लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता।
आज के दिन वो जो खर्च पड़ता है उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ये जो खास करके माइक्रो फाइनेंसिंग जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, या फिर जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, ये सभी ज़्यादातर इसके चलते हैं। ये आज के दिन संस्थागत जो ऋण है वो भी हर किसान को नहीं मिल रहा है। हमारे देश में जो खास करके बटाईदार है, एक उदाहरण आंध्रा तेलंगाना का अगर ले, लगभग 30-35 लाख बटाईदार है वहाँ पे। उनको ना सरकारी ये संस्थागत ऋण मिलता है, ना फिर उनको कोई सब्सिडी, ना उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि या फिर इंश्योरेंस, ये कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता है। तो ये तबका भी जो है कर्ज में डूबे हैं। आज के दिन अगर 10 साल का आंकड़े, सरकार का आंकड़े, हम उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। 1,12,000 हमारे देश के किसान और खेत मजदूर खुदकुशी किए हैं। उसके साथ लगभग 3,12,000 दिहाड़ी मजदूर जो हमारे किसान परिवार से ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके रोजगार के तलाश में वो खुदकुशी किए हैं। दोनों मिलाने से लगभग 4,25,000 से ज़्यादा। इतना गहरा एक संकट हमारे देश में है। तो उस स्थिति में ये इस देश का सभी नागरिक का एक जिम्मेदारी बनता है, ये जो अन्नदाता है, किसान और खेत मजदूर, उनका मेहनत, उनका चलते जो देश में आज खाद्य सुरक्षा का एक स्थिति है, बफर स्टॉक्स है, उनका रक्षा करना ये सभी नागरिक का एक मुद्दा बनना चाहिए। इसमें जो एक जो चीज़ है ना, जो बहुत सारे लोग मिडिल क्लास परिवारों में आमतौर पे मान लीजिए जिनका खेती से सीधा जुड़ाव नहीं है ना, एक सवाल जो है बार बार घूम रहा है कि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर आपको किसी काम में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप वो काम छोड़ दीजिए। तो यही सवाल तो जो है किसानों के लिए भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप वो काम छोड़ दीजिए। तो नहीं, काम छोड़ दीजिए मतलब और कोई रोजगार का अवसर होना चाहिए। रोजगार ही पिछले 10 साल में वादा ये था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए हर साल, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार का अवसर इस सरकार उसका सृष्टि करना था। तो 10 साल में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो किसान इसको छोड़ के और कोई रोजगार का, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का एक स्थिति हमारा देश में नहीं है। भले हमारे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं कि पकौड़े बेचो या और कुछ, आप समझ सकते हैं कितना एक नॉन सीरियस, इतना गहरा एक संकट के बारे में जिसमें लाखों लोग का जान गंवा रहे, वो इस सरकार का जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। एक जो मांग है आप लोगों की, वो इंटरेस्टिंग मांग है जिसमें मैं देख रहा था, वो ये था कि हर किसान को आप 10,000 रुपये पेंशन दीजिए। अगर हम भारत सरकार के आंकड़ों को लेते हैं तो तकरीबन 14 करोड़ के लगभग जो है किसान हैं। अगर आप इन किसानों को, 14 करोड़ किसानों को 10,000 रुपये प्रति माह जो देते हैं तो हर महीने का आपका जो बजट आएगा, खर्चा आएगा, वो तकरीबन 1,14,000 करोड़ के लगभग का है। यानी सालाना आप कह रहे हैं तकरीबन कि हम जिसे कहें कि मतलब 16 लाख करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इतना पैसा है कहाँ का? और अगर किसान मान भी लीजिए, आज किसानों की मजदूर एक मांग है, कल दिन को मजदूर भी यही कहेंगे कि आप हमें भी पेंशन दीजिए। ये देखिए, ज़रूर मज़दूर को भी पेंशन मिलना चाहिए। और आज के दिन जो है पेंशन जो सरकारी नौकरियों में भी है, अन्य जो कारखाने वगैरह में काम कर रहे हैं, उनका पेंशन को भी ख़त्म करने का दिशा में ये सरकार जा रही है। पेंशन का अगर बात करें, 10,000 हो कि नहीं, वो ये सब चर्चा हो सकता है, पर कम से कम जो एक परिवार को जीने का जो हक तो है, हर परिवार को जीने का हक है। इस सरकार का मानना था कि 2022 तक आमदनी दुगना करेगी। आमदनी दुगना अगर होता है, एक किसान परिवार का औसतन आमदनी 2,71,000 होना चाहिए था। वो आज के दिन 1,22,000 के आसपास है, मतलब 10,000 के आसपास। तो इस स्थिति में इस देश में करोड़ों लोग भुखमरी से और कुपोषण
का शिकार होने वाले। तो ऐसे स्थिति में सरकार का जिम्मेदारी बनता है। नहीं, सरकार लेकिन अगर सवाल ये है कि पैसा सरकार पैसा अगर कहाँ से आएगा? सरकार अगर 15 लाख करोड़ बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का पैसा वो माफ़ किया जा सकता है, तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है। इसमें ये एक सरकार का लॉस के तहत इसको नहीं मापा जा सकता है। और उतना ही नहीं, जो आप देखिए केरल जैसा एक सरकार, लगभग 65 लाख लोगों को वहाँ 1600 रुपया का पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, प्रधानमंत्री मानधन योजना का बात कहे, किसानों को 3000 रुपया, 3000 रुपया का अब तक एक भी किसान को 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि वो कहते हैं कि आज 29 साल के आप अगर है, 31 साल के लिए आपका शेयर भरिए, वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, और आप 60 साल जब होंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। अभी जो 60 के है, अभी जिनके पास कोई आमदनी का एक जरिया नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो ये सरकार का जिम्मेदारी है। जिनके पास, क्यों हम खाद्य सुरक्षा का बात करते हैं? ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि जिनका पास आमदनी नहीं है वो खाइए मत। उनका मतलब जैसे अकाल के समय में लोग मरे ब्रिटिश साम्राज्यवादी काल में, उस तरीके का अगर एक हालत होना चाहिए, तो कैसे विकसित भारत, कहाँ का विकसित भारत है? ये प्रश्न हमको उठाने का ज़रूरत है। एक जो सर विजय सर, एक जो और सवाल है ना, वो जो अक्सर हम ये कहें कि मिडिल क्लास में घूम रहा है, और मिडिल क्लास से इसका सीधा सीधा संबंध भी है कि जो आप लोग बात इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को लेके कह रहे हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार इस पे जो है वादा खिलाफ़ी कर रही है। पावर सेक्टर की जो यूनियंस थी वो अलग अलग राज्यों में हड़ताल पे भी गई इस क्वेश्चन पे। अगर आप उनको समझा पाएँ, सरकार का जो आर्गुमेंट है कि इस बिल से एफिशिएंसी आएगी, अगर आप उनको समझा पाएँ कि उनका नुकसान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक जो 91 से, जब से नव उदारवादी नीतियाँ लागू, ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेट निजीकरण का दौर चला है, तब से हर निर्णय जो सरकार लिया है आर्थिक इसमें अर्थव्यवस्था का सुधार के नाम पर, वो सभी एफिशिएंसी का नाम पे ही। जैसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, अभी उसको टारगेटेड बना दिए। ये कहते हो कि जो सही मायने में गरीब है, सिर्फ उनको इसका, और अब संख्या घटाते जा रहे हैं। आज के दिन बहुत साफ ये दिख रहा है कि भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार उसमें गिरावट आ रही है, और 111वां पोजीशन पे है। तो ये जो एफिशिएंसी वहाँ नहीं हुआ, एफिशिएंसी और भी बहुत ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे इस सरकार विफल हुआ उसमें। आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी का जो है किसानों के लिए कैसे, इससे आप अगर ये उत्पादन का खर्च बढ़ने का जो मुद्दा है, जिसके चलते किसान का फसल के लिए सही दाम भी नहीं मिल रहा, और सही दाम नहीं मिल रहा, और कर्ज में किसान डूब रहे। एक 3 एचपी का मोटर अगर एक किसान इस्तेमाल करता है, एक महीने में 7,000 से लेके 10,000 के बिल आ रहे हैं। अभी पायलट सर्वे हुआ है आंध्र प्रदेश में। मैं खुद कुछ इलाकों में देखा हूँ, ये जो स्मार्ट मीटर का है, विजयनगरम वगैरह में, वहाँ इस तरीके के बिल आ रहे हैं। आज के दिन कह रहे हैं कि किसान भरने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कुछ औदार्य है। हम कहते हैं कि ये हमारा हक है। हम इस देश के लिए किसान, अनाज का जो खेती से पूरा देश का अन्नदाता जिसको आप कहते हैं, वो इस देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ छूट होना चाहिए। इसमें बहुत गौर करने लायक बात है सब्सिडियों का जो है। अमेरिका में एक किसान को, ये 2016 का आंकड़ा है, कम से कम एक किसान को लगभग $61,000 का सब्सिडी मिलता है। हमारे भारत में किसान को $282 का सब्सिडी मिलता है। तो विकसित देश अपने आप को कहने वाले, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के हो, वहाँ किसानों को सब्सिडी दिया जाता है। हमारे किसान उनके साथ कंपटीशन में है।
जिस तरीके से नीतियाँ ये लागू की है मुक्त व्यापार समझौता और ये सब के नाम पर, तो मात्रात्मक प्रतिबंध को कटौती किया है। जितना चाहे वहाँ से कम दाम वाला फसल यहाँ आ सकता है। तो ये हमारे यहाँ खेती को ख़त्म करने का एक साजिश है, ये समझने का ज़रूरत है। वो हमारे यहाँ का मिडिल क्लास पर भी, जो निर्भर है यहाँ के, जो चावल हो, गेहूँ हो, सब्जियाँ है, दूध है, ये सभी के लिए निर्भर है किसानों पर। तो उन पर भी ये मार आने वाला है, ये समझने का ज़रूरत है। इसलिए जो हमारे देश के मिडिल क्लास ये समझती है, इसलिए किसान लॉन्ग मार्च भी हो या ऐतिहासिक आंदोलन जो 1 साल से ज़्यादा हुआ, उसमें उनके ओर से पूरा का पूरा सहयोग हमको था। किसान संगठन जो है, ना चावल के लिए, ना दाल या दलहन या और तिलहन के लिए। हाँ, कुछ भी खर्च करने का, सब मिडिल क्लास के और आम जनता ही उसमें मदद किया। मिडिल क्लास को इसलिए भी भरमाया जा रहा है ना, उनको जो ज़्यादातर जो बिजली कंपनियां या उनके एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो है बिजली सस्ती हो जाएगी इस एक्ट के होने के बाद में। आपको ऐसी संभावना लगे? वो बिल्कुल नहीं। इसमें जो निजीकरण होता है, एक आप अगर थोड़ा और गहरा इसमें देखेंगे, एक कैलिफोर्निया क्राइसिस एक हुआ था। अमेरिका में जो बड़े कॉरपोरेट कंपनियां जो है, बिजली के पावर डिस्कॉम्स जो है, वो लोग आने से जिस तरीके से वहाँ उनका नियंत्रण में पूरा बिजली का ये होता है, जैसे मनमर्जी जैसे चाहे दाम को बढ़ाना, और जब दाम बढ़ाने के लिए सरकार तैयार नहीं होती तो उसको पूरा ठप करने का, उस तरीके का एक स्थिति पैदा हो सकता है। ये खतरा भी है। पूरा का पूरा ब्लैकआउट जिस तरीके से होता है, ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। आप अगर मेक्सिको का उदाहरण ले, अमेरिका का ही कैलिफोर्निया क्राइसिस सबसे बड़ा एक ये है। आज भी भारत में भी जैसे दामन नहीं, ये जो गुजरात दमन के एंड दीव। दमन एंड दीव वगैरह में पूरा का पूरा जो पहले सरकारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का था, पूरा प्राइवेट कंपनियों को मिला है। और वहाँ धीरे धीरे उनका जो उसका चार्ज भी है वो बढ़ते जाएगा। उस पर सरकार का फिर कोई नियंत्रण नहीं होगा। उस दिशा में ये ले जाना चाहता है, क्योंकि मोदी जी जो बार बार बोलते हैं, वो जो नव उदारीकरण का जो एक फिलॉसफी है, मिनिमल गवर्नेंस जो बोलते हैं कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करना, वो बार बार बाज़ार को डिस्टॉर्ट नहीं करना, ये जो दाम का निर्णय, ये सब न्यूनतम समर्थन मूल्य वगैरह निर्णय करना, वो भी मार्केट डिस्टॉर्टिंग है। इस तरीके का एक नैरेटिव तो चलता है, पर सही मायने में मेहनत कश पर इससे मार आने वाला है। ये खतरा है हमारे सर पर। एक क्या डैमोक्लेस स्वॉर्ड बोलते हैं ना, एक खतरा मंडरा रहा है हमारे सर पर। एक ये हमारा आखिरी सवाल है ना, आप संयुक्त किसान मोर्चे के भी नेता हैं, और जो खनौरी पे जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का है। जब वहाँ पे पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से हम 13 बार मिले और हमने अपना समर्थन मांगा। आपकी मांग भी वही है, उनकी मांग भी वही है, फिर ये डेडलॉक क्यों है आप दोनों के बीच में? कि नहीं, इस पर देखिए, मांग एक ही है और आंदोलन अलग अलग हो सकते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं है। पर ये जो बात वो कह रहे हैं कि 13 बार कोशिश किया है, संयुक्त वो कह रहे हैं कि हम उग्राहा जी से भी मिले हैं, हम दर्शन नहीं, पाल से भी मिले वो हैं, देखिए, हमने अपनी संयुक्त स्थिति किसान स्पष्ट मोर्चा की का, थी। क्योंकि इनमें काफ़ी लोग संयुक्त किसान मोर्चा में रहे हैं पहले, तो संयुक्त किसान मोर्चा का एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमीशन है, कमेटी है। तो अगर मिलने का ये है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को वो खबर दे, उस तरीके का एक कोशिश नहीं हुआ है, ये नहीं उस तरीके से हुआ। पर जब किसानों पर दमन हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया। देश भर में इसके खिलाफ व्यापक रूप से काला दिवस और अन्य कार्यक्रम हुआ, और वो सरकार पर दबाव
कि इस तरीके का जो दमन है इसको हम सहेंगे नहीं। ये बनाने में संयुक्त किसान मोर्चा का एक योगदान रहा है। अलग-अलग संगठन है, वो अलग-अलग किसानों के मुद्दों को लेके आंदोलन भी करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा करके उनका आंदोलन शुरू नहीं हुआ। अगर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ तालमेल के साथ आगे कुछ करना है, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा एक 6 सदस्यीय कमेटी को बनाया है। वो लोग चर्चा करें कैसे आगे जाएँगे उसके बाद। तो ये थे विजू कृष्णन। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए और भी नए वीडियोज़ लाते रहें। शुक्रिया।